So now we'll revise the syllabus of PT3. जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आपको मिक्स आएंगे, मीन्स एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, एंड देन ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, ब्लैंक्स भी हो सकती हैं, 1 मार्क का सिंपल भी हो सकता है, डिफाइन दिस या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, या इसके उल्टा हो सकता है, मीनिंग दिया होगा टॉपिक पूछा होगा, ये भी हो सकता है ना। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो आप उसका मीनिंग दे दोगे, द फाइनेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड रनिंग द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस, या फिर उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, इट इज द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू रन एंड एस्टेब्लिश द बिजनेस, नेम इट इज बिजनेस फाइनेंस, ऐसी भी है। मतलब ये सारी ऑप्शंस हैं जो आ सकती हैं ये 1 मार्कर्स में। ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट क्वेश्चन बन के 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 6 मार्क्स में आ सकता है ना। सपोज यही क्वेश्चन अगर मैंने इसी क्वेश्चन को मैंने 3 मार्क्स में डालना हो, सपोज इट इज द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश एंड रन द बिजनेस, नेम इट एंड गिव इट्स एनी से 2 फीचर्स, 3 मार्क्स में आ गया। 1 नंबर जो है वो उसका नेम देने का और 2 नंबर जो है वो फीचर्स के, ठीक है। या गिव इट्स 3 फीचर्स तो 4 मार्क्स में बन गया, गिव इट्स 4 फीचर तो 5 मार्क्स में बन गया, ईच फीचर कैरी 1 मार्क्स, 1 मार्क, ठीक है। मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन है वो आ सकता है। इसके अलावा केस स्टडीज आ सकती है, केस स्टडीज आई थी पेज 2 में, ठीक है ना, स्टोरी से दी होती है, उसमें से आपको वो चीज़ ढूंढनी होती है या आंसर ढूंढना होता है, लाइक कॉम्प्रीहेंशन जो हम इसमें करते हैं, नोट काइंड ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, एक्चुअली कॉम्प्रीहेंशन में आंसर उसी में ही दिया होता है, यहाँ पे आंसर उसमें नहीं दिया होता, आंसर जो होता है जो आपने स्टडी किया हुआ है उस नॉलेज को अप्लाई करना होता है, दिस इज नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन, है ना। जो आप नॉलेज गेन करी हुई है उसको आपने उस केस में अप्लाई करना है, और केस स्टडीज में जो होती हैं वो आपका जो स्कोप है वो लिमिटेड कर देती हैं। मैं बताऊंगा आपको, हम ये नहीं कह सकते कि जो केस स्टडीज हैं वो आपको आंसर बीच में दे देती है, आंसर नहीं देती हैं बीच में, उल्टा आपका जो स्कोप है वो लिमिटेड कर देगी। नहीं, अब कोई टॉपिक है, सपोज कोई ले लीजिए आप टॉपिक से, इंपॉर्टेंस दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ये हम कर लेते हैं टॉपिक। अगर आपको सिंपल आ जाए, है ना, यहाँ पे तो सिलेबस में नहीं है वो चैप्टर जो है, अभी चैप्टर 1 है ये वाला, लेकिन 11th जो आपका फाइनल एग्जाम रहेगा वहाँ तो आएगा, है ना। मैं वहाँ एग्जाम्पल वहाँ की ले रहा हूँ। टॉपिक आपको क्वेश्चन आपको आगे, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, नाउ यू हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स विच यू कैन राइट, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था ना, प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल, ग्रोथ, एक्सपेंशन वगैरह सारा कुछ। फॉर एग्जांपल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉइज के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल, वो तो इकोनॉमिक में हो गए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो है, फाइन। आपके पास पूरा स्कोप है, आप जो मर्जी आप वहां पे लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर सपोज यही क्वेश्चन आ जाए केस स्टडी में, केस स्टडी में आपको कोई केस बना के उन्होंने बता दिया, और वहां पे वो क्या कहेंगे, आइडेंटिफाई द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बीइंग अचीव्ड बाय द बिजनेस। अब वहां पे आपका स्कोप कैसे कम हो रहा है, आप सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव्स लिख पाओगे जो वहां उस पैराग्राफ में, उस केस में दिए हुए हैं, बाकी नहीं आप लिख पाओगे। इट मीन्स आपको पहले वो सारे आते भी होने चाहिए, उस सारे को आपको रिलेट करना भी आता होना चाहिए, रिलेट भी करना है आपने उस पैराग्राफ के साथ, बिकॉज आपको पूछे इस पैराग्राफ में से क्या हुआ है, ठीक है। और वहां पर उन्होंने अपने हिसाब से सेंटेंस बनाए होंगे, अपने हिसाब से उन्होंने जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज की होगी, ये आपने आइडेंटिफाई करना है और आपने उसको अपनी नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करना है, नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर वहां पे कैसा आ रहा है। इससे क्या होगा, केस स्टडीज जैसे मैंने पहले बताया, केस स्टडीज जो है आपका वो स्कोप लिमिटेड कर देंगी, बिकॉज आपको आंसर सिर्फ उस केस के अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा। ओपन क्वेश्चन आ गया, ओपन में जो मर्जी आप लिखे जाओ, है ना। हो सकता है आपका कोई आंसर ठीक हो लेकिन उस केस में से ना बनता हो, फिर आप क्या करोगे, फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा ये हुआ है केस स्टडी में कि जो केस से बनता है वो दीजिए। मेरी बात फॉलो कर रहे हो, समझ आ रही है ना बात, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, 1 मार्कर्स। 1 मार्क कितने तरह के हैं मैंने बताया, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस, ब्लैंक्स, देन 3 4 5 6 मार्क्स, और किसी मार्क में भी 1 से लेकर 6 मार्क्स तक किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन में केस स्टडी आ सकती है। ये नहीं केस स्टडी 6 मार्क्स में ही आएगी, कोई जरूरी नहीं है। बोर्ड में आधे आधे पेज का क्वेश्चन आ जाता होता है 1 मार्क का, केस स्टडी बना के पूरी, आंसर इजी होता है, टाइम कहाँ कंज्यूम होता है क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम कंज्यूम होता है, आंसर नहीं डिफिकल्ट होता, बस वहां से ढूंढना होता है, तब बड़ा इजीली मिल जाता है आंसर वो वाला, ठीक है। टाइम कंज्यूम होता है क्वेश्चन को पढ़ने में। सो ये नहीं हम कह सकते कि ये बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा तो केस स्टडी बनेगी। केस स्टडी कैन बी
देयर फ्रॉम 1 मार्क टू 6 मार्क्स, 1 3 4 5 6। ठीक, तो आज हम जो है वो केस स्टडीज या ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। या एमसीक्यूज वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे। एक मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से बेटा, एक बार में ही सुनना क्वेश्चन ना, कई बार हो सकता है कि मैं दोबारा ना पढ़ पाऊँ। द टर्म रिडीमेबल इज यूज्ड फॉर डैश। रेज हैंड प्लीज। मैं आपको 15 सेकेंड्स दूंगा हर आंसर के, 15 सेकेंड्स। आप हैंड रेज कर सकते हो, आप ऑनलाइन वाले भी 15 सेकेंड इसीलिए दे रहा हूँ ताकि ऑनलाइन वालों को टाइम मिल जाए, बिकॉज ऑफलाइन वाले बच्चे तो 3 हाथ खड़े कर चुके हैं। Preference shares. प्रेफरेंस शेयर्स। द क्वेश्चन इज, द आंसर इज राइट। कोई इसमें कुछ और ऐड करना चाहेगा? आंसर इज एब्सोल्युटली राइट है ना, आंसर गलत नहीं है। कुछ और? कनिका? Debentures. Debentures also. Good, Kanika, very good. The term redeemable can be used for debentures and preference shares both. For both है ना, अदरवाइज तो बैंक लोन भी रिडीमेबल ही है। बैंक लोन में शेयर्स छोड़ के सारा कुछ, इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स छोड़ के सारा कुछ रिडीमेबल ही, वापस करना ही है। बट जो हम टर्म यूज करते हैं रिडीमेबल, हम प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी यूज कर लेते हैं, हम डिबेंचर्स के लिए भी यूज कर लेते हैं। ऐसे ही बोथ आर राइट। अब यही क्वेश्चन अगर आपका आ जाए ब्लैंक की फॉर्म में, द टर्म रिडीमेबल इज यूज्ड फॉर डैश, तो डिबेंचर्स भी ठीक है और प्रेफरेंस शेयर्स भी ठीक है, रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। अगर ये आपको एमसीक्यू में आ जाए, फिर एमसीक्यू में से दोनों में से कोई एक ऑप्शन दी होगी ना, या डिबेंचर्स दिए होंगे या फिर वहां पे प्रेफरेंस शेयर दिए होंगे, तो वहां पे वो ऑप्शन ठीक मानी जाएगी। बिकॉज देखो अब एमसीक्यू ने क्या किया, आपको 4 ऑप्शंस दी। अब एमसीक्यू आपका जो स्कोप है वो उल्टा कम कर रहा है ना। अगर ये एमसीक्यू ना होता तो क्या होता, उस केस में हमारे पास 2 आंसर्स थे। एमसीक्यू आ जाएगा तो जो उन 4 ऑप्शन में एक आंसर है वही है। अब जिनके माइंड में प्रेफरेंस शेयर्स था सपोज, अब अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता तो वहां पे प्रेफरेंस शेयर की ऑप्शन ना होती, वहां पे डिवेंचर्स की होती, तो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली थी, मेरे को लग रहा है। ठीक है, अगर एमसीक्यू जो है ना वो हमें, हम खुश होते हैं कि हाँ आंसर बीच में है, आंसर बीच में है, निकालना तो पड़ेगा। कई बारी कंफ्यूज कर देता है, कई बारी तो कोई आंसर नहीं मिल रहा होता, कई बारी 2 ऑप्शन मिल रही होती है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये भी बन रहा है आंसर और ये भी बन रहा है, वहां ज्यादा मुश्किल है। उससे अच्छा बंदा ये कहता है कि यार होती ना ऑप्शन, अपना आंसर निकाल के हम लिख तो देते नहीं। So the term redeemable otherwise is used for preference shares and debentures both. Equity shareholders are known as dash of the company. Are known as dash of the company. 80% बच्चों ने क्लास में हैंड रेज कर दिया है जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं। वंशिका? Owners, real owners. ओनर्स ऑफ द कंपनी, बिल्कुल आंसर ठीक है बेटा आपका। लेकिन यहां मैंने ये नहीं कहा कि शेयर होल्डर्स। मैं आंसर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, इसको मैं गलत नहीं करूंगा। ये आंसर ठीक है, आपको अगर 1 मार्कर है 1 पूरा मार्क आपको मिलेगा इसका। लेकिन मैं हल्का सा बताना चाहता हूं, मैंने यहाँ शेयर होल्डर्स नहीं कहा, मैंने यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर्स कहा है। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे वंशिका? Real owners. रियल ओनर्स, बिल्कुल ठीक है। अब आंसर पूरा कंप्लीट हो गया है आपका। अगर आप रियल वर्ड ना भी लगाते ना तो भी आपका आंसर गलत नहीं होना था, लेकिन ओनर्स जो है ना वर्ड, वो हम शेयर होल्डर्स में लगा दें वो ज्यादा अच्छा है। जब उसने इक्विटी शेयर लगाया है ना, इसका मतलब ये है कि प्रेफरेंस शेयर को छोड़ के बात कर रहा है वो, क्योंकि उसने शेयर की क्लास बता दी आपको, ये इक्विटी है प्रेफरेंस नहीं है। तो हम इक्विटी के बारे में बताएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। उस केस में किसी हाल में आपके मार्क्स नहीं कट सकते, मार्क्स यहाँ भी नहीं कटेंगे, बट स्टिल एक इमेज बन जाती है कि बच्चे को यही पता है कि शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं। अगर इक्विटी का पूछ लिया तो भी ओनर्स ही बता रहा है वो, तो भी रियल ओनर्स नहीं बता रहा। अब इक्विटी के बारे में बात हो रही है, मीन्स एक काइंड ऑफ क्लास के बारे में बात हो रही है। वो क्लास जो है इक्विटी की है, तो इक्विटी आर रियल ओनर्स। प्रेफरेंस शेयर को मिला ले तो वो सारे ओनर्स, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। फाइन।
ADRs are used in dash. इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं सोच रहा था ये वाला क्वेश्चन मैं पूछूं या ना पूछूं। मैं सोच रहा था कि ये सारे आंसर दे देंगे। ADRs are issued in dash। कोई भी नहीं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। इसका आंसर इससे इजी नहीं हो सकता। एक्चुअली मेरे को लग रहा था कि मैं ये क्वेश्चन पूछ के टाइम वेस्ट करूंगा, मैं रहने देता हूँ। पता नहीं क्या हुआ, मैंने पेज पलटते पलटते मैंने पूछ ही दिया। कनव सर अमेरिका अमेरिका सर ऐसे था, उससे रिलेटेड था। हाँ GDR ADR वाला कॉन्सेप्ट है सर ये। बेटा, तो सारा कुछ तो बताए जा रहे हो आप। इट मीन्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि GDR ADR है और क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आप क्या रह गया? अब आंसर ही है सिर्फ। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन तो MCQ में आ जाए तो सर हाँ जी सर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। सही जा रहे थे एंड टाइम पे जाके आपने साइड चेंज कर ली। ADRs are issued in dash अमेरिका USA। ADR फुल फॉर्म क्या होता है? सही जा रहे थे कनव आप। ADR क्या है? इट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसीलिए मैंने अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट नहीं बोली, मैंने ADR ही बोला। अगर मैं बोल देता अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट फिर तो आंसर ही आ जाता, सारा कुछ ही आ रहा था वहां पे। नहीं, ADRs are issued in America only. GDRs are issued globally. IDRs India. Okay, give me any one difference between shares and debentures. Any one difference between shares and debentures. Ketan. Dividend on shares are the appropriation on the profit and debentures are the charge. Debentures are charged. Debentures are charged on profit. आप ना अपना आंसर खुद के लिए डिफिकल्ट कर लेते। इससे आप सिंपल आंसर भी दे सकते थे। आप यही बता दो डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं और उस पे हम डिविडेंड पे करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट बन जाता है आपका डिविडेंड जो है वो एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज है, डिबेंचर नहीं चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो मैंने अंडरलाइन भी किया कि डिबेंचर चार्ज है, डिबेंचर नहीं चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो चार्ज है। आपने एक पॉइंट में 2 पॉइंट लेने की कोशिश करी, दोनों के मार्क्स कटवा लिए। बनता क्या था आपका बताना कि जो डिबेंचर्स हैं उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं और शेयर्स के ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं। एक पॉइंट और बनाओ, पॉइंट दिखाओ, एक्स्ट्रा पॉइंट। आप 2 कंबाइन क्यों कर रहे हो? है ना, क्योंकि एट द एंड पॉइंट्स गिने जाने हैं। फिर बताओ कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो चार्ज है और जो डिविडेंड दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है। और मैंने एक आपको रिक्वेस्ट भी की थी कि जो फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए ना, आप कोशिश करना अगर ओपन क्वेश्चन आया हुआ है ना, पहला मीनिंग का होना चाहिए। उसके बाद सारा कुछ करना बताना इजी रहता है। अगर क्वेश्चन ही ये आ गया कि डिफरेंशिएट शेयर्स एंड डिबेंचर ऑन द फॉलोइंग बेसिस, फिर तो मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, बता भी दोगे तो चलेगा, है ना। डिबेंचर्स आर दिस दिस दिस, शेयर्स आर दिस दिस दिस, फॉलोइंग इज द डिफरेंसेस एज आस्क्ड, बेसिस ऑफ डिफरेंस पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर शेयर्स डिबेंचर पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 इतने का पूछा गया। अगर क्वेश्चन ओपन आ गया डिफरेंशिएट डिबेंचर्स एंड शेयर्स, देन कोशिश करना कि फर्स्ट जो डिफरेंस है आपका वो मीनिंग की फॉर्म में होना चाहिए। थोड़ा सा सिस्टमेटिकल सा लगता है। ठीक है, मेरे को मीनिंग बताओ कितना। शुरू करो आप। Shares are the total capital of the company is divided in equal parts and each part is one share. And the debentures are the acknowledgement of the capital. ऑफ डेट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। डेट क्या होता है? डेट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, है ना। एक्नॉलेजमेंट मीन कि मानना, हाँ जी मैंने आपके पैसे देने। एक्नॉलेज, कंपनी एक्नॉलेज कर रही है कि यस मैंने आपसे लायबिलिटी ली हुई है, डेट लिया हुआ है और मैंने आपको वापस करना है पैसा। इसका मतलब ये है। ठीक है, फाइन। देन और कोई डिफरेंस? 3 डिफरेंसेस हो गए हमारे। एक हमारा मीनिंग का हो गया, एक उसका हो गया रिटर्न का। हेडिंग आपको याद होना चाहिए, रिटर्न का। रिटर्न मीन्स देते क्या है उनको, डिवेंचर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट देते हैं, शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं। थर्ड आ गया चार्ज और एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो चार्ज है और जो आपका डिविडेंड ऑन शेयर्स है दैट इज एन
appropriation because it depends upon the profits. अब शुरू करिए, 3 पॉइंट्स आ गए हैं आपके। यस ही ना, ऑनलाइन भी पूछ सकते हो बेटा, बता सकते हो आप, उतार लो इसको फिर बात। उसी को कहते हैं चार्ज और एप्रोप्रिएशन। एनीथिंग विच इज डिपेंडेंट अपॉन प्रॉफिट इज एन एप्रोप्रिएशन, विच इज नॉट इट इज अ चार्ज। तो हमने बता दिया कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिविडेंड जो है इट इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, हम टेक्निकल टर्म जो है बोलेंगे ना, जो हमारी टर्म है। एक्सप्लेन करना होगा तो ये बात साथ में लिख देना, लेकिन पॉइंट सेपरेट नहीं बन सकता, रिपीट हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, हाँ जी। Creditors of the shareholders are the owners, very good, and debenture holders are the creditors. और कोई पॉइंट? यस मान्या। Debentures don't have voting rights. Equity shareholders have voting rights. Yes, shareholders, that is equity shareholders, they have voting rights, and they don't have any voting rights, debenture holders. और yes, हम यह कह सकते हैं debentures are always redeemable because irredeemable debenture तब इशू नहीं होते। irredeemable debenture जो है अब इशू नहीं होते। अगर सारी उम्र के लिए पैसा आपको दे दे, जिसमें इतना रिस्क लेना है वो शेयर भी ले ले, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर्स आर रिडीमेबल, शेयर होल्डर्स आर इररिडीमेबल एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। वहां क्लियर करना बड़ा जरूरी है। अगर हम कह देंगे ना कि शेयर होल्डर्स आर नेवर रिडीम्ड, शेयर्स आर नेवर रिडीम्ड, शेयर्स आर इररिडीमेबल, एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स आता है कि बच्चे को पता नहीं कि एक क्लास होती है प्रेफरेंस शेयर्स की जो कि रिडीम कर सकते हैं, दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब कहीं ना अपने एक इमेज हो सकता है टीचर मार्क्स ना काटे इसके, बिकॉज एक ही क्लास ऐसी है जो रिडीम हो जाती है, बाकी सारे शेयर्स जो हैं वो इररिडीमेबल है। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क आता है कि बच्चे ने उसका मेंशन नहीं किया, है ना। और अगर आप मेंशन कर दो ऑल शेयर्स एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर इररिडीमेबल, एक आंसर की ना क्वालिटी बन जाती है, क्वालिटी की मार्क्स लेने हैं। टीचर जो है वो आपके मार्क्स काटने से पहले फिर सोचेगा 2 बार कि मार्क्स काटूं। इस क्वेश्चन की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी इमेज बन गई कि आपने पढ़ा हुआ है, आपको ये बात का पता है, आपके पास सिंपल आंसर भी था लेकिन आपने सिंपल नहीं लिखा, आपने टेक्निकल डीप जाके आंसर लिखा है कि ऑल द शेयर्स आर इररिडीमेबल एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आपने एक इमेज सेट कर दी, अपनी गुडविल बन गई कि बच्चा पढ़ने वाला है। तो वहां तो नहीं मार्क्स कटने, लेकिन आगे जाके जहां कहीं कटने हुए ना, अब टीचर की निगाह में ना आपकी इमेज बन गई कि ये बच्चा अच्छा है, क्योंकि आपकी शीट ही है। अगर हम बोर्ड की बात करें, क्लास में पता है टीचर को बच्चा कौन सा पढ़ने वाला है कौन सा नहीं, बोर्ड में तो आपकी शीट ही है ना, वही आपकी इमेज बनाएगी। आपने इमेज बना दी, सारी शीट आपकी इमेज बनी रहेगी। उसको लगना है एग्जाम में बच्चा पढ़ने वाला है, वो जहां कहीं एक नंबर बनता होगा ना, हाफ काटेगा, यहाँ 2 कट्टे बनते होंगे वो 1.5 काटेगा, 1 काटेगा। आपके एक आध क्वालिटी आंसर से ना आपके कई आंसर्स को फर्क पड़ता है ना। जहां कहीं ऐसे क्वालिटी देंगे ना वहां जरूर दिखानी चाहिए, ठीक है। और मोरओवर हम कुछ गलत भी नहीं लिख रहे हैं, हम तो उल्टा आंसर को और ठीक करके लिख रहे हैं, ठीक? और कोई डिफरेंसेस का कोई नहीं? यस वंशिका। Share are of 2 types and debentures are more than 2 types. ठीक है, शेयर्स काइंड जो है वो 2 है, इक्विटी प्रेफरेंस, डिवेंचर की बहुत सारी है। तो फिर ये प्रेफरेंस शेयर्स की उसकी भी तो काइंड्स हैं आगे, बट गलत नहीं है, आप लिख सकते हो, वैसे चलेगा, कोई ऐसा है नहीं, है ना। अगर डिफरेंस आता है ना प्रेफरेंस शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर में, फिर ये पॉइंट नहीं बनना था, है ना। तो यहाँ बताना पड़ना था कि उसकी इतनी है और उसकी इतनी है, हाँ उसकी 10 है उसकी 11 है, ऐसे करके बताना पड़ना था, या 8 है, कितनी भी है टाइप्स, है ना। बनेगा पॉइंट, वंशी का बन जाएगा बच्चे, ठीक है आपका पॉइंट। और कोई? shareholders shares are dash source of funds, dash source of funds, Pranav. Sir, shares are permanent source of funds. Shares are Permanent source of funds. very good बेटी, मैं दूसरे आंसर से बात कर रहा था, बिल्कुल ठीक है ना। एंड डिवेंचर्स?
Sir, they have to be returned. So sir, temporary होगा. दे आर टेम्परेरी सोर्स ऑफ फंड, बिल्कुल ठीक कनव। इसको और ठीक कौन करेगा कनव? अगर आप करोगे एक वर्ड फिर ऐड करना पड़ेगा, एक वर्ड, वो क्वालिटी देने के लिए एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा। आपने कहा शेयर्स आर परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स, डिवेंचर्स आर टेम्परेरी सोर्स ऑफ फंड्स। मैंने एक वर्ड बीच में ऐड करवाना है, अगेन वही पॉइंट आ रहा है क्वालिटी का। कौन करेगा कनव? अगर आप ही कर दो, अगर आपको याद आ रहा हो तो, या किसी और को भी आ रहा तो बता दें, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। Sir, debenture creditors of business. नहीं बेटा, इसी में ऐड करना है कुछ। यस मिताली? Sir, shares are permanent owner fund. हाँ वो है, शेयर्स आर परमानेंट फंड्स, डिवेंचर्स आर टेम्परेरी फंड्स। डिवेंचर्स वाला तो ठीक है, डिवेंचर्स आर टेम्परेरी फंड्स, शेयर्स आर परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स। अगर मैंने एक वर्ड एक्स्ट्रा बोल दिया ना, मेरा आंसर आ जाना, इसलिए मैं चाहता नहीं कि मैं बोलूं, कहीं आंसर ही ना मेरी साइड से आ जाए ना। कनिका? Internal. वो ठीक है बेटा, हम उस साइड Shares are internal. हम उस साइड नहीं जा रहे हैं। मैं शायद मैं क्लियर नहीं कर पाया अपने आप को। मैं कह रहा हूँ आंसर वो ठीक है, उसमें एक आध वर्ड ऐड कर दो, उसकी क्वालिटी और बढ़ जाएगी पॉइंट की। जैसे हम पहले वर्ड नहीं एक ऐड कर रहे थे। Yes sir. बोलो बोलो समझ गए. बोलो। Accept redeemable preference shares. यस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शेयर्स आर परमानेंट फंड्स, लेकिन उसमें एक क्लास ऐसी है जो परमानेंट नहीं है। वो कौन सी क्लास है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर हम यहाँ पे लगा दें कि ऑल शेयर्स आर परमानेंट फंड्स एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और डिवेंचर्स में ऑल आर टेम्परेरी फंड्स, बिकॉज वापस करने ही है वो। नाउअडेज इररिडीमेबल डिवेंचर्स आर नॉट इशूड। 5 साल के लिए होंगे, 7 साल के लिए होंगे, 10 साल के लिए होंगे, बस प्रेफरेंस शेयर बाद में वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन शेयर्स में एक कैटेगरी ऐसी है कि जो रिडीम हो सकती है, बाकी और कोई रिडीम नहीं होता। दैट इज द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है बात, है ना? तो ये चीजें जो है ना, ये हाइलाइटर्स हैं आपके, मैं बताऊंगा आपको, जो कि आपका आंसर हाईलाइट करेंगे, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये जो डिफरेंसेस है ना, ये 1 मार्कर में क्वेश्चन नहीं बनता। आप देखिए इनका आंसर क्वेश्चन 1 से लेकर 6 मार्क्स तक किसी भी रेंज में बन सकता है। तो जितने पूछेंगे वे उतने आपने पॉइंट्स लिख देने, है ना? चलो, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी एंड प्रेफरेंस माने Less risk is there in preference shares and more comparatively more risk in Yes. equity shares. अगर आपस में दोनों को कंपेयर करें तो इक्विटी का रिस्क ज्यादा है और प्रेफरेंस का जो रिस्क है वो थोड़ा कम है ना? अदरवाइज बोथ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर रिस्की, बट आपस में अगर हम करें, अब ये पॉइंट वहां भी बनता था जब हमने शेयर्स और डिवेंचर्स को किया था, वहां पर तो क्लियर ही बन रहा था। डिवेंचर होल्डर जो है उनका सबसे कम रिस्क है, सबसे कम मीन्स उनसे कम, अपने इनके शेयर से मुकाबले कम है। शेयर होल्डर का रिस्क ज्यादा है डिवेंचर से, है ना? ये वहां पॉइंट बन रहा था, बिल्कुल ठीक है माने। और यहाँ हम दोबारा इसी पॉइंट पे आते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर पे। इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क ज्यादा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिस्क जो है वो कम है। बिल्कुल ठीक है बच्चे। मिताली? Equity shares are given voting right. Equity shareholder are given voting right, whereas preference shareholder are not given बिल्कुल voting. ठीक है, वोटिंग राइट, ठीक है। हाँ जी, They get dividend earlier than equity shares. yes, preference shareholders they get dividend before the equity shareholders, and equity shareholders they get after the preference shareholders. ठीक है। और Equity shareholders have the right to manage and control day-to-day affairs. वेरी गुड, बिल्कुल। डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज हेल्ड बाय द इज डन बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स, नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये बन गया डिफरेंस। और कोई? At time of liquidation
of यस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आंसर क्यों नहीं आ रहा। जब एक प्रेफरेंस आ गई है एट द टाइम ऑफ दैट पेमेंट ऑफ डिविडेंड, है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते क्या है, जिनके पास दो प्रेफरेंसेस हैं, तो दो प्रेफरेंसेस को हम अलग अलग करके दो डिफरेंस में बना सकते हैं। एक आपने बता, दूसरा ना आपने बताया ना कोई और बता रहा था, मैं उसकी मैं वेट कर रहा हूं, कोई और बता देगा। ठीक है, यस वंशिका, आपने हैंड रेज किया था बेटा। Sir, equity shares fluctuates with profit and preference shares has fixed rate of dividend. यस, जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वो फिक्स होता है और उनकी आगे लगा होता है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नहीं उनका उतना डिविडेंड मिलेगा। जबकि जो इक्विटी का है वो डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर, बाद में कितना मिलना है, फ्लक्चुएट करता रहता है। बिल्कुल ठीक है बच्चे। और कोई पॉइंट? हाँ जी कनिका। Preference shares are not suitable for bold investors, whereas equity shares are suitable for the bold investors. Suitability, they are suitable for bold investors and equity shares, and preference shares are suitable for the investors who want to play safe actually, है ना, who are not so courageous, who can't bear more risk for more profits. और preference shares can be redeemable but equity shares are not redeemed except, यहाँ भी हल्का सा एक पॉइंट जो कभी कभार कंपनी की लाइफ टाइम में कभी कभार होता है। कनव कनव एक्सेप्शंस पे जा रहा है आज, रिपीट करना बेटा, वो नेट बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ, एक कंपनी बाय, बिल्कुल ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर। आज आप एक्सेप्शन में जा रहे हो कनव, आज आप एक्सेप्शनल बने हुए हो। नहीं, सारी एक्सेप्शंस आज कनव की ठीक हो रही है। एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट, तीन हो गई एक्सेप्शंस आपकी ठीक। गुड। इक्विटी शेयर्स आर नेवर रिडीम्ड एक्सेप्ट बायबैक ऑफ शेयर्स, एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वी कैन से, है ना। और प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड इफ दे आर अ क्लास ऑफ रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स। और क्या पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में? कोई और पॉइंट है? एक पॉइंट आना चाहिए मेरे को। आंसर किसने दिया था? पहले आया था पॉइंट ये वाला और किसी ने आंसर दिया था, उससे रिलेट कर रहा हूँ, मेरे को बच्चा नहीं याद आ रहा। या मिताली थी या वंशिका थी या कनिका थी, इन तीनों में से कोई था। अपने अपने आंसर आप याद कर लो कि आपने कौन सा आंसर दिया था, और उसमें से आंसर, इन्हीं को नहीं याद करने को बोल रहा हूँ मैं, बाकी भी सोच सकते हैं। मैं 10 सेकंड्स दे रहा हूँ आपको, अगर आपको याद आता है कि कोई पॉइंट आपने पहले बताया हुआ हो और वो यहाँ पे सूटेबल हो रहा हो। इसी टॉपिक का नहीं, इस टॉपिक के पहले। यस कनिका। Preference shares create a permanent burden on the company to pay the dividend, whereas equity shares doesn't create a burden on the company. It's burden to pay dividend to preference shareholder in case profits are there, of course, है ना। But in case of equity shareholders, no permanent burden is there on the company to pay the dividend. पॉइंट ठीक है, मैं अभी भी उस पॉइंट की वेट कर रहा हूँ जो मैंने पहले पूछा। अगर मैंने बता दिया कि ये वाला पॉइंट किसने कहा था, फिर आपने कहना कि ये आंसर है। हाँ जी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है पॉइंट। प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टिबल, मींस दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, बट इक्विटी शेयर्स कांट बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर। वेरी गुड आंसर, बट अभी वो पॉइंट फिर नहीं आया, वो पॉइंट तो रहता है। मैं इतना ही बता सकता हूँ कि वो रहता, अगर मैंने हल्का सा हिंट दिया ना तो आंसर ही बन जाने, वो तो पता ही है, फिर उसके बाद तो रहता ही कुछ नहीं। हाँ जी माने। Equity shareholders are the real owners, whereas preference shareholders are not the real. They are the owners only, means the preference shareholders, and equity are the real owners। ये किसने बार बताया था पहले? वंशिका, मिताली और कनिका में से या किसी और? वंशिका ने सर, हाँ जी? वंशिका ने, वंशिका ने बताया? वंशिका। वंशिका ने बताया था, मेरे को याद था इन तीनों बच्चों में से किसी की टर्न आई थी और तब बताया। दे आर द ओनर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे आर द रियल ओनर्स, है ना। वो पॉइंट वासुदेव ने बता दिया है, वो जो है वो
अपने नहीं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, आपने बताया पॉइंट वाला, वो पार्टिसिपेट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स डे टू डे मैनेजमेंट में, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक। देन है चलो मैं एक केस स्टडी बोल रहा हूँ, आप केस स्टडी ध्यान से सुनना। अब सुन लेना एक बार में, मैं दोबारा नहीं बता पाऊंगा, बड़ी होती है, ठीक है। एन बंदे का नाम है, ANN है ना, has been successfully running a soft skill training company for the last 5 years in Bangalore. Her company has become popular and enjoys a good reputation in the city. She now plans to start a chain of soft skills training centers and has identified 4 strategic places for the same in the city. Till now, she has been managing all the financial requirements of her business through the profits made in her business. However, in order to implement her expansion plans, funds will have to be raised externally. In the context of this case, the paragraph is this, case is this. Another questions. Till now, she has been managing all the financial requirements of her business through the profits made in the company. Name the source of the funds being mentioned in the statement. ये मत्थे से हाथ नहीं मारना, हैंड रेज करना है, वैसे करी जा रही है, क्या हो गया? तो स्टडीज तो सारा सा ऐसे ही करना है आपने बेटा, ये क्या हो रहा है? नहीं मिताली, retained earning. रिटेन्ड अर्निंग्स, बिल्कुल ठीक है बच्चे, रिटेन, यही आंसर था आपका। कनब का आंसर भी यही था, जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, ठीक है, Yes, sir. बिल्कुल ठीक है। He asked name the source of the fund being mentioned in the statement and state its 3 merits. State its 3 merits. Yes, it strengthens the financial position of the business, 1 merit. Second, it is the cheapest source of funds. Third merit, Kanav. Sir, there are no creditors, so the business doesn't need to depend upon any creditor, any credit. हम ये कह सकते हैं, it is an internal source of fund, ना? Yes, sir. Redeemed, हम ऐसा भी कुछ कह सकते हैं, है ना? ठीक है, मिताली। It improves the credibility status. Improves the creditworthiness, credibility of the firm. बिल्कुल ठीक है बच्चे। Yes, Jasmine. It helps to meet the future unknown liabilities of the business, है ना? और कोई? कनिका। It is flexible and increases the capacity of the firm to absorb the economic shocks. बिल्कुल ठीक है, फ्लेक्सिबल फंड है, फ्लेक्सिबल सोर्स है, किसी से पूछना नहीं पड़ता, हम जहां मर्जी इसको अपनी टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। पंशिका। The company does not have to mortgage its assets. एग्जैक्टली, गुड आंसर। इट इज नॉट सिक्योर्ड, इसका मतलब ये है ना, द सिक्योरिटी हैज नॉट टू बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू टेक द लोन, राइट? दिस वाज द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी में ही है, सजेस्ट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स दैट एन कैन यूज टू फाइनेंस हर एक्सपेंशन प्लान। अब देखिए, अब उसने क्वेश्चन की स्टोरी क्या थी, स्टोरी में वो कहता है उसका बिजनेस बड़ा से चल रहा है, अब उसने एक्सपेंड करना है बिजनेस को, और अभी तक तो वो क्या कर रही थी, वो अपने सोर्सेज, अपने प्रॉफिट को ही सोर्स बना रही थी आगे, जैसा आपने आंसर दिया रिटेन्ड अर्निंग्स, उसकी मेरिट्स बता दिए। पॉइंट नंबर बी, सेकंड क्वेश्चन, ही सेज सजेस्ट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। अब उसने पर्टिकुलरली पूछ लिया एक्सटर्नल के बारे में, है ना, दैट एन कैन यूज टू फाइनेंस हर एक्सपेंशन प्लान। एनी एक्सटर्नल सोर्स, क्या इशू कर, क्या कर सकती है वो उसके एक्सपेंशन के लिए? अब वो एक्सटर्नल की बात कर रहा है, अब हम शेयर्स की, अब हम डिवेंचर्स, अब हम उसकी प्रेफरेंस शेयर्स की, अब हम रिटेन अर्निंग्स की बात नहीं कर सकते, है ना? हाँ जी, बैंक लोन और कुछ? एक्चुअली एनी एक्सटर्नल सोर्स, इट मे बी बैंक लोन, पर होना वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, उसने एक्सपेंड करना है बिजनेस, वो कमर्शियल पेपर नहीं कह सकते, तो वो शॉर्ट टर्म का ही होता है ना?
एक्सटर्नल सोर्स करना है। एक्सटर्नल में डिवेंचर्स आ सकते हैं, बैंक लोन आ सकता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ सकता है, कोई सोर्स जो है वो आ सकता है, ठीक है, एक्सटर्नल होना चाहिए। फाइन, कल हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो।